अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 24 के पेपर के हम अब आखिरी सवाल पे पहुंच गए हैं जी। अल्लाह का शुक्र है, जो 4 सवाल थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अगेन आई कैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व किया जाएगा। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द 3 की डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देयर इंपॉर्टेंस टू एमबीज बोर्ड। तो कुछ सवाल इसमें ऐसे हैं जो शायद आपको आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में भी नहीं मिलेंगे और जनरली आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी। मगर कुछ सवाल ऐसा है इसमें जो मैं समझता हूँ कि पास में जो थ्योरी आई है उससे काफी मिलती जुलती है। अच्छा, इसके बारे में एक बात करता चलूँ कि इसमें एग्जामिनर ने बताया कि हमारे सिर्फ 10% बच्चे इस सवाल में पास हो सके। तो इस सवाल में ऐसा किया था कि खाली 10%, हालांकि ओवरऑल रेट बहुत बेहतर है, 33% इज मच बेटर फ्रॉम लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है। मगर इस सवाल में सिर्फ 10% बच्चा पास हो सका। तो ऐसा क्या है, जरा इस सवाल में देखते हैं। रिक्वायरमेंट में वापस पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द 3 की डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देयर इंपॉर्टेंस टू एमबीज बोर्ड। ये एमबी क्या है देख लेते हैं। दे जस्ट सुटेबल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड केपीआईज फॉर द बोर्ड ऑफ एमबी। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं किसी कंपनी के, ये आईकेएफ के स्टडी टेक्स्ट में अच्छा सा लिखा हुआ है, मुनासिब सा, ठीक है। और हम उसको अपने लेक्चर्स के अंदर भी इनडायरेक्टली कवर करे होते हैं। और उसके केपीआई क्या पे बात करेंगे। केपीआई से रिलेटेड आपको याद होगा समर 24 में भी एक सवाल आया था, मैंने एक हैंडआउट भी बनाया था इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो खैर वो केपीआई क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ एग्जांपल डिस्कस की गई थी। मैं समझता हूँ वो इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह यहाँ पे हेल्प करेगी। लास्ट में वो सवाल है जो मैं कह रहा था, बहुत बार पूछा जा चुका है मुख्तलिफ रूप में। इवेल्युएट डायरेक्टर्स कमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिकमेंड वेदर एंड व्हेन द डिविडेंड शुड बी पेड। दो बातें। डायरेक्टर ने ऊपर जो कुछ कमेंट्स किए हैं उनकी कमेंट्स को इवेलुएट कर लीजिए और फिर रेकमेंड कर लीजिए कि क्या डिविडेंड पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सॉरी। आई कैप का सॉफ्टवेयर मैंने ऑन कर लिया है जी, हमेशा की तरह। और कुछ मैं 5 हम सॉल्व करने जाएंगे। सवाल पहले पढ़ लेते हैं ताकि जो है वो चीज़ हमारे सामने आ जाए। मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है इसमें, अच्छा आ जाएगा। अच्छा, आ जाते हैं जरा जी। कितने कितने है सवाल, इतने है सवाल। सवाल पढ़ेंगे। एमबी लिमिटेड। एमबी इज अ न्यू प्राइवेट कंपनी दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय रीसेंट मैनेजमेंट बायआउट। रीसेंट मैनेजमेंट बायआउट, मैनेजमेंट बायआउट का मतलब मैनेजमेंट नहीं है, जो एम्प्लॉयज नहीं जो है वो कंपनी खरीद ली है, ठीक है ना। एम्प्लॉयज ने पैसे देके कंपनी को खरीद लिया है, ये क्या कहते हैं उनकी तरफ से बात आ रही है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं कि एमबी करती क्या, एमबी मैन्युफैक्चर मेडिकल इक्विपमेंट विच इज यूज इन हॉस्पिटल्स, ठीक है जी। एमबी क्या करती है, मेडिकल इक्विपमेंट पे काम करती है जो कि हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होते हैं। द थ्री डायरेक्टर ईच ऑन 20%। अच्छा, एक मिनट जी। तो क्या कह रहे थे हमें कि 3 डायरेक्टर्स हैं। द थ्री डायरेक्टर ईच ओन 20% ऑफ द कंपनी एंड द रिमेनिंग 40% इज ओन्ड बाय प्राइवेट फाइनेंस लिमिटेड, अ वेंचर कैपिटल कंपनी। टोटल 4 शेयर होल्डर हैं खाली। 3 शेयर होल्डर इनका 20% शेयर है, 60% ये बन जाता है, और रिमेनिंग 40% एक प्राइवेट फाइनेंस लिमिटेड वेंचर कैपिटल कंपनी के हैं। एमबी इज हाईली गेल्ड सच एज इट्स स्ट्रक्चर इज 40% डेट एंड 60% इक्विटी। आपको पता है कि ये थोड़ा सा हैवी साइड पे आ जाता है गियरिंग के, 40% इज टू मच। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। We have been engaged as a consultant to advise the directors on several matters regarding the governance and management of the company. Firstly, the director required guidance on the 3 key decision areas. Secondly, the directors need advice on setting financial objective for the business. And lastly, they require guidance on how and when to pay dividend. थोड़ा सा एमएससी2 का फ्लेवर आ रहा है इसमें। एमएससी2 में भी सीखना होता है कि वो रिक्वायरमेंट ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताता कि आईसीडब्ल्यू का जो कंटेंट एमएससी2 के लिए आता है वहां पे आपको खुद सवाल पढ़ के आइडेंटिफाई करना होता है क्या मांग रहे हैं। तो देखिए, पहले क्या मांग रहे हैं कि गाइडेंस बता दें 3 की डिसीजंस क्या होते हैं। तो ये इसने 4 मार्क का सवाल रखा है कि 3 की डिसीजंस मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिसीजन होते हैं मगर 3 की फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन क्या होते हैं ये बता दें। फिर सेकंड में उसने कहा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बता दें, और तीसरा उसने कहा उस पर कमेंट कर दें डिविडेंड पे, यही बात लिखी है। सेकेंडली, नीड एडवाइस ऑन सेटिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड लास्टली दे रिक्वायर गाइडेंस ऑन हाउ एंड व्हेन टू पे डिविडेंड, ठीक है जी। सेवरल सजेशन आ गई है। अलीना मलिक एक डायरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि जी आई डू नॉट थिंक वी शुड पे एनी डिविडेंड फॉर फ्यू इयर्स। डिविडेंड देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। Given our plan to float the company in 5 years time, we should be investing for growth. There are lots of potential investment that need funding. ये पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। हम 4 तो लोग हैं, क्या फायदा डिविडेंड देने का। हम अभी ग्रोथ पे फोकस करते हैं। 5 साल तक तो हमें वैसे भी कंपनी को फ्लोट यानी कि लिस्टिंग में ले जाना है, तो उसके बेहतर है कि हम ग्रोथ करें ताकि हमें आगे जाके जो है वो परेशानी ना हो फंडिंग की, ठीक है। फंडिंग जाहिर सी बात है वरना फिर उठानी पड़ जाएगी अगर डिविडेंड हैवी देंगे। दस्तगीर खारल कह रहे हैं, आई डिसएग्री, आई रिमेंबर स्टडिंग फाइनेंस एट यूनिवर्सिटी एंड रिकॉल अ वेल नोन थ्योरी दैट कंक्लूडेड दैट डिविडेंड पॉलिसी वाज इररिलेवेंट, सो इट डज नॉट मैटर वेदर वी डू और डू नॉट डोंट पे डिविडेंड। उन्होंने कहा डिविडेंड को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं।
क्या जरूरत है डिविडेंड को डिस्कस करने की, जब पता है कि डिविडेंड का कोई काम ही नहीं है, इरेलीवेंट होता है। ये कोई थ्योरी उन्होंने पढ़ी थी कभी बचपन में अपने यूनिवर्सिटी में, तो कह रहे हैं डिविडेंड को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। क्या ये सही बात करें गलत करें, आखिर में हमने इस पर कमेंट करना है। जहूर सिद्दीकी का कुछ और कहना है, रीड दैट सिग्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्नलिंग इफेक्ट, उनको डिविडेंड थ्योरीज पता है, वो ये बात जानते हैं सिग्नलिंग इफेक्ट किसे कहते हैं। Signaling is important when considering a dividend policy. I think we should follow best practice and ensure that our dividend policy sends the right signal. क्या सिग्नलिंग इफेक्ट इधर रेलिवेंट है या नहीं है, ये बातें भी यहाँ पे ये पता चलेंगी। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है। एक्सप्लेन द थ्री की डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देयर इंपॉर्टेंस टू एमबी। अच्छा, ये की डिसीजन आपको किताब में आईकेएफ के नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, की डिसीजन जो है वो अगर मैं आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट को साथ में खोल लूँ और यहाँ कंट्रोल करके देखूँ की डिसीजन, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स तो मिल गई है। देखिए फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ये रहे। ठीक है, जो बी पार्ट है मांगे हुए। केपीआई भी उसके वो तो खैर हम बना लेंगे, मसला नहीं, केपीआई का मैं आइडिया है। मगर की डिसीजन को अगर मैं सर्च करता हूँ, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि देखिए कुछ चीजें कभी कभी आउट ऑफ द वे आ जाएंगी, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, घबराना नहीं है आपने। मशहूर डायलॉग है मगर है बड़े काम का। ठीक है ना, परेशान नहीं होने, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है आप। ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, हमने इसका मतलब है नहीं पढ़ के आए, हमारे नोट्स में भी नहीं था, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है, लम्हा फिक्रियां नहीं है। आ जाए जी, कोई बात नहीं, 4 मार्क का ही सवाल है ना, खैर हो। ट्राई करते हैं किस तरह से चीजों को लेके चलेंगे। अच्छा, रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है, की डिसीजन फिर कहाँ से आएंगे की डिसीजन में। अच्छा, मैं वैसे आपसे पूछता हूँ, आपके दिन में क्या आता है, मेन डिसीजन क्या होता है किसी बिजनेस का। हमने इतने सारे बीएफडी के सवाल पढ़े, जब बीएफडी का सिलेबस शुरू हुआ था सबसे बड़ा डिसीजन क्या होता था, याद करें, बिल्कुल पहला टॉपिक, अब आप पेपर में बैठे हैं, अब अपने आपको रिकॉल करें, बैकलैश पे थोड़ा सा जाएं। ठीक है ना, फ्लैश ओपन करें, या ये कह लें कि आप मेमोरीज को ओपन करें। पहला टॉपिक हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यानी कि हम पहले ये देखते थे कि क्या इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए, क्या ये डिसीजन है। जी हाँ। क्या ये की डिसीजन है। जी हाँ। क्या ये आना चाहिए। जी हाँ। यानी कि पहला की डिसीजन क्या हुआ, ए पार्ट सॉल्व किया जा रहा है। क्या बात हो रही है। पहले की डिसीजन के नाम लिख लेते हैं, एक्सप्लेन भी कर लेंगे। एक तो हमने कर लिया इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स के फौरन बाद हमें हमने क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे को फाइनेंस चाहिए होता है भाई, जो कि या तो डेट से आता है या इक्विटी से आता है। तो दूसरा की डिसीजन ये है कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन, कि फाइनेंस कहां से होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, उसके लिए फाइनेंस जनरेट कर लिया, कुछ ओनर से किया है और कुछ हमने कहीं और से किया, यानी कि डेट होल्डर से किया, आउटसाइडर से किया। अब व्हाट नेक्स्ट, एक और की डिसीजन है कि भाई रिटर्न क्या आया। अगर बिल्कुल टू द पॉइंट बात करें, डिविडेंड डिसीजन, जिसपे सवाल है आगे थर्ड पार्ट। तो ये तीन की डिसीजन है जिनको आपने एक्सप्लेन करना होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एंगल से। आईएफआरएस का अलग ऑब्जेक्टिव होता है, वहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वो फलासफी बातें होती हैं। यहाँ पे कुछ और है। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फाइनेंसिंग डिसीजन, आप समझें कि ये जो होता है हमारा ये सोर्स ऑफ फाइनेंस का टॉपिक, और डिविडेंड डिसीजन, जो डिविडेंड थ्योरीज हम ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं। अब इनको हम इलेबोरेट कर देते हैं, क्या करते हैं, इलेबोरेट कर देते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बात को। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इलेबोरेट करिए। ठीक है जी, तो बताएं जरा क्या बात होगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जी, सोचें, हम जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो क्या देखते हैं, इसका मतलब क्या है। दिस डिसीजन इन्वॉल्व्स
ये क्या क्या, हाउ बिजनेस शुड कैपिटल रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्सेज को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में वांट टू अचीव ग्रोथ थ्रू इन्वेस्टमेंट। सम एग्जाम्पल इस तरह के डिसीजन की। लेकिन थ्योरी को भी प्रॉपर तरीके से करना है, ये नहीं ऊपर ऊपर से कर लिया तो गैर मुनासिब हो जाएगा। ठीक है ना, गैर मुनासिब काम नहीं करना है, मुनासिब काम करना है। ठीक है, तो क्या बात हुई जी। सम एग्जाम्पल ऑफ सब डिसीजंस आर वेदर, बुलेट बना के कर लेते हैं। वी शुड लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, वेदर वी शुड बाय मशीन न्यू प्लांट। ठीक है, और बताएं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या नया प्लांट लगा दें। वेदर टू, क्या कहते हैं, लॉन्च अ फैक्ट्री, लॉन्च नहीं, इंस्टॉल अ फैक्ट्री आउटसाइड द कंट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बेदल भी आ जाएगा। तो ये डिसीजन होते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये बातें आ गई। दूसरा है जी फाइनेंसिंग डिसीजन। ये कैसा डिसीजन है। हाँ, इस डिसीजन में क्या इन्वॉल्व होगा, सोचिए, जवाब दें। दिस डिसीजन इज कंसर्न विद हाउ टू फाइनेंस इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट को कैसे फाइनेंस किया जाए बताइए। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजंस आर, वेदर वी शुड फाइनेंस थ्रू इक्विटी, या whether we should finance through equity। अच्छा, however this option, इसके एमबी से कनेक्ट भी करना है ना, एमबी से कनेक्ट भी करना है, may not be available immediately before as it's unlisted and may go for listing after 5 years। ठीक है, पूरी बात कर लेना, ये ना हो कि हम गलत बात कर लें। नॉट अवेलेबल immediately to MB। अच्छा, whether we should finance through long term debt, बैंक लोन और डिबेंचर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, या फिर ये होता है वेदर वी शुड फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म। तो खैर ये सारे डिसीजन उसमें आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म डेट की बात नहीं भी कभी चल जाता, टी बिल्स वगैरह आ जाते हैं ना इसमें। ठीक है, मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा अभी, वो तो फाइनेंस में कर लेंगे। 4 मार्क की बातें हमने ऑलरेडी काफी सारा लिख दिया है, टाइम का भी ख्याल रखना होगा।
And third is dividend decision. What is dividend decision? It's very easy. जी, डिविडेंड डिसीजन क्या बताएगा? हाउ टू रिटर्न फंड्स टू ओनर इज कंसर्न इज कवर्ड अंडर डिविडेंड डिसीजन। ठीक है जी। कैसे रिटर्न करने फंड? फर्दर प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है जब डिविडेंड की बात आती है दैट बिजनेस में नीड टू रिटेन इन द बिजनेस एंड री इन्वेस्ट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस। ठीक है जी, कितना रिटेन करना है, क्या करना है, ये सारी बातें भी यहाँ से हो सकती हैं। हाउएवर यहाँ पे, हाउएवर दिस डिसीजन इज नॉट रेलेवेंट, मे नॉट बी एग्जैक्टली रेलेवेंट। क्यों? सिंस इट्स न्यू कंपनी which should focus on growth, ग्रोथ। ठीक है ना, ग्रोथ पे करना चाहिए एंड इन्वेस्ट। ठीक है जी, 4 मार्क्स अपने बात कर ली। ठीक है, मानता हूँ बुक में नहीं था, मानता हूँ ये इतना आसान नहीं होता, मगर क्या करें यार, मुश्किल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो पकड़ा जा सकता था, और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर सिरा मिल जाता है तो फाइनेंशियल डिसीजन पे भी बात की जा सकती है, और डिविडेंड डिसीजन तीसरा हो गया। 4 मार्क के लिए ये था, ये पार्ट मैं सोचता हूँ थोड़ा सा नहीं, काफी प्रॉब्लम होगा बच्चों को, नहीं आइडेंटिफाई हुआ होगा पेपर की टेंशन में, और प्रोवाइडेड कि ये आखिरी सवाल है और शायद बहुत सारे लोगों ने आखिरी में उठाया, और शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये सवाल मिस ही कर दिया टाइम की वजह से या जो भी इशू। तो शायद 5A हमने कंप्लीट किया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5B पे। 5B क्या कह रहे हैं हमसे? सजेस्ट सुटेबल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड केपीआई फॉर द बोर्ड ऑफ एमबी लिमिट। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बता दें क्या होंगे, और उसके केपीआई बता दें। अच्छा, व्हाट इज केपीआई? केपीआई को समझने की जरूरत है। केपीआई है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसका आई बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है कि क्या परफॉर्मेंस अचीव हुई है या नहीं हुई। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव अलग बताने, फिर उसकी केपीआई अलग बताने, ये ना हो कि आप एक चीज बता दें और दूसरी चीज ना बताएं। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव से मैंने आपको बताया था हमारी किताब में चीजें मौजूद हैं, ये रहे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ये मतलब आईके के स्टेटस की बात हो रही है। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ग्रोथ इन अर्निंग्स पर शेयर, मेजरिंग द अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो दो तीन मोटी मोटी बातें की हैं, हम इनको देख लेते हैं, और इनके बारे में ये भी देख लेते हैं कितने मार्क का सवाल है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये था फाइनेंशियल 6 मार्क का सवाल है, तो ठीक है 6 मार्क्स के हिसाब से लिखना शुरू करते हैं। इसको मैं जरा कहीं सेव कर लूँ, जैसे पहले करता हूँ हल्बे रिवायत। एक्सेल की जरूरत नहीं है ना, थ्योरी का सवाल है। इसको सेव कर लेते हैं अपने पास वर्ड की फाइल में, ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलें जी, 5A हमारा डन हुआ जाता है। अब हम 5B पे जाएंगे। अच्छा, 5B में क्या बात हो रही थी हमारे पास? सजेस्ट सुटेबल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड केपीआई फॉर द बोर्ड ऑफ एमबी लिमिटेड। एमबी के लिए सुटेबल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बता दें, उससे केपीआई बता दें। क्वेश्चन 5B यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा जी, सुटेबल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड केपीआई। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं। 6 मार्क का सवाल है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी बताने हैं, उसके केपीआई भी बताने हैं। लेट्स सी। तो पहले फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आप रख लें, क्या होता है सबसे बेसिक, बिजनेस क्यों चलता है। बिजनेस की लॉजिक क्या है, मैं डिसीजन नहीं पूछ रहा, डिसीजन तो बात हो गई कि हाँ जी हमने प्रोजेक्ट लगाया या एसेट लगाया। बिजनेस क्यों चलता है, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस।
फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो है वो भी अगेन वहीं से ही आए ना। हाँ बिल्कुल सही है, शेयर होल्डर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है, मगर पहले आप लिखो शेयर होल्डर वेल्थ। ठीक है जी। तो एक तो ये बात हो गई। मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर वेल्थ, इसका क्या मतलब हुआ? हम्म। क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम एनपीवी आनी चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट्स आने चाहिए। ठीक है। स्पेलिंग गलत थी, स्पेलिंग सही कर लेते हैं। तो हम भी ऑब्जेक्टिव इज टू wealth of objective is to maximize the wealth of all shareholders, three individual shareholders and one venture capital। ठीक है जी, पहला ऑब्जेक्टिव है क्या आप शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करिए। इसका केपीआई क्या है, इसको मेजर कैसे करेंगे? कुड बी शेयर प्राइस, बट एमबी इज अनलिस्टेड, सो दिस केपीआई इज नॉट अवेलेबल। शेयर होल्डर की वेल्थ में बिग बुक वैल्यू की बात नहीं हो रही, मार्केट वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है जी, पहले वाले को हमने डिस्कस कर लिया, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऐसे होती है, मगर मसला सिर्फ ये है कि आईपीओ में नहीं गए हैं। ठीक है ना? यस, वंस एमबी opts for IPO after 5 years, they can easily ये डिप्लॉय दिस केपीआई। ठीक है जी, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है जी? प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। वो भी केपीआई भी लिखना है ना यार, कि क्या होगा? बिजनेस एमबी शुड टारगेट इंक्रीज इन बोथ 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 क्या? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। ठीक है ना? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी। ठीक है जी, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दोनों ही हमें बढ़ाने हैं। ठीक है। केपीआईज, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? अच्छा, इसमें ग्रोथ भी शामिल कर सकते हैं। आई कैप ने ग्रोथ को अलग नहीं किया, मैं चाहूँ तो ग्रोथ को अलग कर सकता हूँ, बट हम चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जीपी मार्जिन, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ग्रोथ को साथ कर लेते हैं। चलो, जीपी मार्जिन देख लें, रेवेन्यू टारगेट देख लें। जीपी मार्जिन, रेवेन्यू टारगेट अचीव हो रहे नहीं हो रहे, कॉस्ट सेविंग हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। वेदर, और लॉन्ग टर्म के में ये सब चीजें नहीं देखी जाती।
लॉन्ग टर्म में ट्रेनिंग पे कितना काम हो रहा है? हाँ भाई, रिसर्च पे कितना काम हो रहा है? क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव होगा, तो ही रिसर्च पे काम होगा। बात में की समझ आ रही है? हाउ मच रेवेन्यू और प्रॉफिट्स स्पेंट ऑन रिसर्च और इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉय टर्नओवर और क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, और इंक्रीज इन ट्रेनिंग कॉस्ट पर एम्प्लॉय। ट्रेनिंग भी इसी वक्त होगी जब आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वाले लोग ये काम नहीं करते, लॉन्ग टर्म वाले ऑब्जेक्टिव वाले लोग ये काम करते हैं। लिक्विडिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सही है, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। कम करते हैं फिर बस हम। ये क्या कहता है जी? एमबी शुड बी एबल टू, ये ऑब्जेक्टिव ये, टू रीपे ऑल इट्स लाइबिलिटीज। ठीक है ना? टू रीपे ऑल इट्स लाइबिलिटीज, एबिलिटी होनी चाहिए, थ्रू एग्जिस्टिंग फंड्स, थ्रू एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, थ्रू एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, शॉर्ट टर्म एसेट्स। इसका इंडिकेटर क्या है जी? बहुत आसान, केपीआई। कैसे मेजर करेंगे? पी परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे इंडिकेट होगा? वो कौन से रेशियो थे? रेशियो एंड क्विक रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ठीक है जी, चौथे नंबर पे क्या है जी हमारे पास? और क्या हो सकता है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गियरिंग भी देख सकते हैं, और फाइनेंशियल रिस्क शुड बी मैनेजेबल। एमबी शुड, एमबी गियरिंग इज, भी गियरिंग ज्यादा है। ये करंट गियरिंग, आज की गियरिंग इज हाई एज 40%। स्टेप्स should be taken to reduce it to acceptable level। इंडस्ट्री को भी देखा जा सकता है, इंडस्ट्री एवरेज गियरिंग could be used, could be used, जरूरी नहीं है, एज अ बेंचमार्क। केपीआई, केपीआई क्या हो सकता है? कैसे पता चलेगा? कैसे मेजर करेंगे? कैसे इंडिकेट होगा? इंटरेस्ट कवर देख लें, सही है ना? एंड गियरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लें, मार्केट वैल्यू को भी कर लें, बुक वैल्यू भी कर लें। मार्केट वैल्यूज और book। ठीक है जी, तो आई थिंक अलहमदुलिल्लाह हमने 6 मार्क के लिए भी अच्छा खासा लिख लिया। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी हमने लिख लिए हैं, डिसीजन भी हमने लिख लिए हैं। ठीक है, और नाउ इट्स टाइम कि हम इसको 5B, क्वेश्चन नंबर 5B है ना हमारे पास, सॉरी। ठीक है, इसको भी हम जरा सेव कर लेते हैं, लास्ट पार्ट पे जाते हैं। ठीक, मुश्किल नहीं था, मगर जाहिर से फोकस इतना, क्योंकि ज्यादा आते नहीं है तो इसलिए फोकस नहीं था। लास्ट वाला बड़ा जबरदस्त होगा, वो रिपीट है समझे का। चलिए जी, 2 सवाल हमने कर दिए हैं, 2 पार्ट्स, एक लास्ट पार्ट रह गया है, फिर हम जो है वो एंड करेंगे इस सेशन को। लास्ट पार्ट क्या कह रहे हैं जी, जरा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। लास्ट पार्ट में हमसे इन्होंने कमेंट करने को कहा था, 8 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इवैल्यूएट द डायरेक्टर्स कमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिकमेंड वेदर एंड व्हेन अ डिविडेंड शुड बी पेड। ये कमेंट पे जरा बताएं कि क्या ये सही कमेंट किया है इन्होंने?
और फिर ये भी बता दें कि डिविडेंड कब और क्या पे भी होना चाहिए, और होना चाहिए तो कब होना चाहिए। ठीक है, तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलीना मलिक से स्टार्ट करते हैं जी। अलीना मलिक ने क्या फरमाया? आई डू नॉट थिंक वी शुड पे डिविडेंड फॉर फ्यू इयर्स। क्या कह रही है? सही कह रही है? हम्म। क्या कह रही है? इन्होंने कहा भाई अभी आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंड चाहिए, तो आप ना करो यार, ना करो। अच्छा, डिविडेंड थ्योरी में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, क्लाइंटेल इफेक्ट, सिग्नलिंग इफेक्ट, हाँ, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी, सारी बातें हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? ये सारी बातें हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेंगी। अगली पेज पे करना है तो बोलो, तो मैं अगले पेज पे कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। यू थिंक वी शुड चेंज द पेज, चलो यहीं पे कर लेते हैं। वैसे आपने पेपर में अलग 5A का अलग सेशन होगा, 5B का अलग होगा, 5C का अलग होगा। ये ना हो कि आप बोलो सर ने आपने तो एक ही साथ कर रहा था तो हमने भी ऐसे ही कर दिया। भाई मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। तो अलीना मलिक से स्टार्ट करते हैं। अलीना क्या कह रही है? दी कंसर्न ऑफ अलीना मलिक, अलीना पे, उन्होंने क्या कहा? पे कर दे डिविडेंड? नहीं, वी शुडंट पे, स्टॉप डिविडेंड, क्योंकि 5 साल बाद हाँ सही है। टू अवॉइड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर ग्रोथ इन अपकमिंग ईयर्स, नेक्स्ट 5 years। देखिए कनेक्ट करना है सिनेरियो से। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। ये कह लें कि मिस्टर अलीना मलिक रिकमेंडेड एज एडवाइज्ड। ये कौन सी पॉलिसी के तहत? इट इज कॉल्ड रेसिडुअल पॉलिसी। याद है रेसिडुअल पॉलिसी क्या होती थी? बचा कुचा दे दो, बचा कुचा। अगर कुछ रिक्वायरमेंट बनने के बाद भी कुछ बच रहा है तो दे दो। रेसिडुअल पॉलिसी वेयर डिविडेंड इज ओनली पेड आफ्टर फुलफिलिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ना। ठीक है, ऑल कैश रिक्वायरमेंट्स फॉर री इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? री इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स। रेसिडुअल पॉलिसी की ये फॉलोअर लग रही है। इन्होंने कहा बच जाएगा, जो कि अभी फिलहाल नहीं बच रहा, तो आप नहीं दो डिविडेंड, आफ्टर 5 years देखा जाएगा। ठीक है, स्टार्ट ऑफ बिजनेस डेफिनेटली नीड्स सो मच कैश। तो ठीक है, और वो भी इनको चाहिए ना, क्या कहते हैं, सो इट्स हर एडवाइस सीम्स रीजनेबल। ठीक है जी, एक तो ये बात हो। फर्दर एक और बात भी करनी है। वेंचर कैपिटल खुश होगा क्या? वेंचर कैपिटल को क्या चाहिए होता है? डिविडेंड या कैपिटल गेन? सोच के बताएं। वेंचर कैपिटल बड़ा आदमी होता है, ये छोटे मोटे आदमी नहीं होते। आरिफ हबीब, अकील करीम वगैरह टाइप के लोग होते हैं, इन्होंने वेंचर कैपिटल खोला होता है। वेंचर कैपिटल शेयर होल्डर विल ऑल्सो बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड डिविडेंड। नहीं, डिविडेंड तो खर्च हो जाएगा। कैपिटल गेन देन डिविडेंड्स, देयरफॉर दिस रिकमेंडेशन would be welcome by them। ठीक है जी, वो वेलकम करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन था जी? दूसरे नंबर जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। दस्तगीर खारल, ये क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वंस कंपनी लिस्टेड हो जाती है, पूरी बात कर लेते हैं। आफ्टर 5 years देन
डिविडेंड कुड बी पेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला कमेंट था, ये हमने कर दिया। उसके बाद पे कर दो, क्योंकि उसके बाद तो फिर पब्लिक की बात है ना, पब्लिक को तो नाराज नहीं कर सकते। अच्छा, अलीना मलिक के बाद दूसरा कौन है जी? दस्तगीर खारल। कहाँ गया भाई, मुश्किल नाम है इसका। दस्तगीर खारल। स्पेलिंग सही लिखी है? सही लिखी है। अच्छा, ये क्या फरमा रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी, इनको क्या बोलेंगे? थ्योरी ऑफ डिविडेंड रिलेवेंस। दस्तगीर रेफर टू irrelevance डिविडेंड थ्योरीज बाय एमएम ने कहा था ना, ठीक है। होम मेड डिविडेंड्स कैन बी मेड, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय शेयर होल्डर एज पर दिस अप्रोच, एज पर दिस थ्योरी, which means dividend, actual dividend payment is insignificant, is irrelevant. If shareholder profits, if profits are, देखिए पूरी बात समझनी, पूरी बात एक्सप्लेन करनी है। आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर दिस थ्योरी। क्या सीन है कि प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, थोड़ा अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स, फिर क्या होगा? देन री इन्वेस्ट अमाउंट, देन दे विल बी री इन्वेस्टेड, री इन्वेस्ट, ठीक है ना, विच विल help to increase future profits, enhance share price, यानी कि कैपिटल गेन हो जाएगा। if shareholder is interested in taking returns, they may sell their shares and enjoy capital gain. Simple, which is called homemade dividend, कि उन्होंने अपनी मर्जी का डिविडेंड बना लिया अपने हिसाब से, शेयर्स को बेच के। जब वो शेयर को बेचेंगे तो महंगा बिकेगा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ने की वजह से की शेयर प्राइस इंप्रूव हो गई है। तो ये समझो एक तरह से उसने जो है वो अपना होम मेड डिविडेंड बना लिया। However, this theory is not relevant. This approach is not relevant, is only relevant for listed companies, therefore inappropriate, खत्म, रिजेक्ट कर दिया फॉर एमबी। लेकिन पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये नहीं जान छुड़ा दी कि नहीं जी दस्तगीर गलत बोले। क्यों गलत बोले? दस्तगीर की जो बात है ना, वो अजम्पशन पे, वो अजम्पशन ये है कि हम अपना डिविडेंड खुद बना लें कैपिटल गेन के थ्रू। कैपिटल गेन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जो चार शेयर होल्डर है। जहूर सिद्दीकी की बात करके खत्म करते हैं। जहूर सिद्दीकी क्या कह रहे हैं, ठीक है ना? नहीं है यार, चार शेयर होल्डर्स हैं, कैसे होगा? नहीं हो सकता ना, डिविडेंड कैपिटल गेन कैसे होगा? जहूर सिद्दीकी कर लेते हैं। सिद्दीकी क्या फरमा रहे हैं जी? सिद्दीकी साहब ने कहा था, अच्छा एक और चीज कर लें, वेयर देयर आर ओनली टोटल फोर शेयर होल्डर।
अच्छा जी, जहूर सिद्दीकी की बात को पढ़ लें। आई हैव रीड दैट सिग्नलिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन कंसीडरिंग अ डिविडेंड पॉलिसी। आई थिंक वी शुड फॉलो बेस्ट प्रैक्टिस एंड श्योर दैट आवर डिविडेंड पॉलिसी सेंड द सिग्नल, राइट सिग्नल। यस, डिविडेंड्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड gives positive signal about the company's progress, that it's working, it's yielding returns। कि रिटर्न आ रहे हैं जब भी प्रॉफिट, जब भी डिविडेंड दे रहा है, जब भी प्रॉफिट हो रहा है, जब भी डिविडेंड दे रहा है। ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स गुड परफॉर्मेंस। इट रिफ्लेक्ट्स या इट सिग्नल्स गुड परफॉर्मेंस, अगर ज्यादा सही तरह बात की जाए। ठीक है। however, ये किसके लिए सिग्नल होता है? हम्म। इट्स ओनली रेलिवेंट फॉर लिस्टेड कंपनीज, therefore not relevant फॉर एमबी। एमबी के लिए रेलिवेंट नहीं है भाई, क्योंकि एमबी तो लिस्टेड है ही नहीं भाई। सिग्नल शेयर होल्डर खुश होता है ना कि हाँ प्रॉफिट डिविडेंड आ रहा है, इसका मतलब कंपनी, इनिशियली चार तो शेयर होल्डर है, उनमें क्या सिग्नलिंग होगी? वो तो चार लोगों को तो सामने सामने नजर आ रहा होगा फाइनेंशियल। तो ये आई थिंक एक बात करनी थी। ये मैं समझता हूँ बात बहुत आसानी से 8 मार्क लिए जा सकते थे, 6 मार्क के लिए थोड़ी जद्दोजहद थी, 4 मार्क काफी डिफिकल्ट थे, बट स्टिल अगर आप 8 मार्क यहाँ से उठा लेते हैं और 4 6 10 में से 2 मार्क उठा लेते हैं तो पासिंग मार्क्स इसमें से निकालना पॉसिबल था। ठीक है जी। चले, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपको यार ये बातें मेरी समझ आई हैं, ये फायदा हुआ है। प्लीज यार कंजूसी का मुजाहिदा नहीं करिएगा, ये और लोगों से शेयर जरूर कर लीजिएगा। बाकी मेरा नंबर आपके पास होगा, नहीं है आप वो लिंक फॉलो कर लें और यूट्यूब का, इसमें कहीं ना कहीं मेरा नंबर आ जाएगा या डिटेल आ जाएगी या कैसा कोई लिंक आ जाएगा वेबसाइट का जहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब फरमाए, बाकी तमाम स्टूडेंट को भी कामयाब फरमाए। मेहनत भी करनी है, दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज का भी टाइम हो गया, आप भी नमाज पढ़ लें और मैं भी जो है अब यहाँ पे नमाज के लिए निकलता हूँ।